हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सभी का फ्यूके एजुकेशन के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं प्रदीप मालवीय, आपका केमिस्ट्री मेंटर, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आपको पता है, हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को लेकर चल रहे हैं, जिसमें हमने जो 12th केमिस्ट्री के जो 3 चैप्टर हैं स्टार्टिंग की, हमने वो कवर अप कर लिए हैं ऑलरेडी। उनके एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर सारे के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर चुके हैं। और इस वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को बहुत अच्छा करेंगे और बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके अपने इस वीडियो को। तो इसमें देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्या है, व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिफाइंड। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमें इनको क्या करना है, डिफाइन करना। ठीक है, क्या होते हैं आपके ट्रांजिशन एलिमेंट। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट की, एक मिनट रुकिएगा। चलो, तो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं। अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन को अच्छे से देखें तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें क्या होता है, पार्शियली फिल्ड डी सबशेल होती है ना। ऐसे एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स those have, इनके पास क्या होता है, those have partially filled d orbital, है ना। मतलब d orbital कैसा रहता है, बेसिकली d orbital आपका इनकम्प्लीटली रहता है, d orbital कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता। ऐसे एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। जैसे एग्जांपल की बात कर ले, हमारा आयरन हो गया 26, क्या होता है 3d6 4s2, है ना। डी ऑर्बिटल आपका कंप्लीटली फिल्ड नहीं है तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। और इसी में आपका एक कंसेप्ट ये आता है कि सिर्फ जो जिंक, कैडमियम एंड मरकरी है, किसकी बात करें, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी की जब हम बात करते हैं तो इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कंसिडर नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स के फॉर्म में कंसिडर नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, लेकिन अगर हम एक केस देखें कॉपर का, पहले इनकी बात करते हैं, इनको समझ लेते हैं, इनको क्यों कन्वर्ट नहीं किया जाता। क्योंकि अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, चाहे जिंक की बात कर ले, चाहे कैडमियम की बात कर ले, चाहे मरकरी की बात कर ले, तो इनका अगर आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है 3d10 4s2, इसका क्या होता है 4d10 5s2, और इसका कितना होता है आपका 5d10 6s2। तो सभी के सभी तीनों की बात करें तो तीनों में जो डी ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड दिखाई दे रहा है। तीनों में 10-10 इलेक्ट्रॉन है। और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में भी बात करते हैं, जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है, +2। तीनों की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। उनमें भी इनका d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्योंकि s के 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, d में 10 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी रहेंगे। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट और ग्राउंड स्टेट दोनों में ही इनका जो डी ऑर्बिटल वो कंप्लीटली फिल्ड रहता है, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह हम कंसीडर नहीं करते। लेकिन अगर हम एक बात करें कॉपर की, अगर अपन बात करते हैं कॉपर का जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कि भाई कॉपर का 29 का तो होता है 3d10 4s1 होता है, ठीक है। लेकिन इसमें तो भाई आपका डी जो ऑर्बिटल वो कंप्लीटली फिल्ड है, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं हो पाएगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं, ये इसको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट ऐसे एलिमेंट है जिनमें पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा। कब, चाहे हम ग्राउंड स्टेट की बात कर ले, चाहे हम उनकी एक किसी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर ले, है ना। किसी ना किसी एक में पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए। तो जो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कॉपर की कौन सी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d9। और 3d9 आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो डी सब शेल वो कैसा है बेटा, पार्शियली फिल्ड है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए आपका जो कॉपर है वो भी ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह कंसिडर किया जाता है। क्लियर है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि why are Mn2+ कंपाउंड आर मोर स्टेबल देन Fe2+ कंपाउंड। ठीक है, हमारे Mn2+ कंपाउंड Fe2+ कंपाउंड से ज्यादा स्टेबल क्यों होते हैं, टूवर्ड्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। Why are Mn2+ कंपाउंड आर मोर स्टेबल देन Fe2+ कंपाउंड्स
ऑक्सीडेशन टू देयर +3 स्टेट। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो देखो जरा हम बात करेंगे Mn2+। ठीक है, समझना। तो अगर हम Mn2+ कंपाउंड की बात करें तो Mn2+ कंपाउंड में जो मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 3d5 तो ये Mn2+ में ये जो मैग्नीशियम कैसा रहता है, स्टेबल रहता है, क्योंकि इसके पास क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसके पास क्या होता है, आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसलिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं जाना चाहता। लेकिन अगर अपन बात करते हैं किसकी, Fe2+ की, तो Fe2+ कंपाउंड में जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d6 4s0। कितना होता है 3d6 4s0। और Fe3+ में जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है 3d5, मतलब इस ऑक्सीडेशन स्टेट में ये क्या होता है, स्टेबल होता है, इसलिए Fe2+ से Fe3+ में जाना चाहता है, मतलब ये स्टेबल नहीं रिएक्ट होते हैं, Fe3+ में आके ये स्टेबल हो जाता है। इसलिए हमारे जो कंपाउंड अगर हम बात करते हैं Mn2+ जो कंपाउंड होते हैं वो स्टेबल होते हैं। क्यों, क्योंकि Mn2+ आपका एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता है और ये कैसा होता है, एक स्टेबल आयन आपका होता है। ये कैसा होता है, ये आपका एक स्टेबल आयन होता है। क्लियर है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का रीजन ये हुआ। क्लियर है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाई व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल्स एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट है वो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं। ठीक है, तो इसका मेन रीजन ये है कि अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें तो ट्रांजिशन एलिमेंट में अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N-1 D 1 to 10 और NS 1 to 2 होता है। तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है, मतलब ये जो s के इलेक्ट्रॉन ये तो इजीली रिमूव कर जाएंगे। लेकिन होता क्या है एक्चुअल में अगर हम बात करें, है ना, जो N-1 आपका D है और एंड जो हमारा NS ऑर्बिटल है ना, N-1D और NS ऑर्बिटल दोनों में क्या होता है, इनकी जो एनर्जी का जो डिफरेंस है बहुत कम होता है। एनर्जी जो डिफरेंस है बहुत कम होता, लेस होता है। इसलिए क्या होता है कि बॉन्डिंग में NS के साथ साथ, मतलब ये जो NS ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ आपके N-1D इलेक्ट्रॉन, जो N-1D शेल के इलेक्ट्रॉन है वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। वो भी क्या करते हैं बेटा, पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे क्या होता है, तो बॉन्डिंग में इसके दोनों की एनर्जी क्या होती है, कंपेरेबल रहती है। इसलिए क्या होता है कि जो बॉन्डिंग में किसकी बात करते हैं हम, बॉन्डिंग में आपका N-1D एंड आपका NS इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बोथ पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों के दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए हमारे जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ट्रांजिशन हमारे जो मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही ज्यादा वो आपकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेंगे। सेम रीजन हमारा यहाँ दिया हुआ है कि भाई ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट वेरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू द माइनर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन NS एंड N-1D ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसके कारण होता क्या है कि जो NS इलेक्ट्रॉन है और N-1D इलेक्ट्रॉन है ना, दोनों के दोनों टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, बट ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यू इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्डिंग स्कैंडियम डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो स्कैंडियम केवल एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, दैट इज आपका +3, क्योंकि इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहते। क्योंकि स्कैंडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, अगर हम स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करते हैं तो जो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d1 4s2 होता है। तो इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। क्लियर है। अब इसमें और रीजन क्या हो सकते हैं, मोर डी इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे, जिंक में लेस ऑर्बिटल अवेलेबल है बॉन्डिंग के लिए, क्योंकि सारे ऑर्बिटल फिल्ड रहते हैं, इसलिए ये भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपका शो नहीं करता। और जिंक भी आपका केवल एक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्लियर है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा भाई कि आपके जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों करते हैं। क्लियर। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर एंड व्हाई। ठीक है, इसके जस्ट पहले पिछली वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि भाई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं। जो ट्रांजिशन मेटल्स आयन है बेसिकली आपके मैग्नेटिक इन नेचर रहते हैं और बेसिकली दो तरीके का ये नेचर शो करते हैं। ठीक है,
दो तरीके का नेचर ये शो करते हैं, कौन कौन से, एक तो होते हैं आपके डायामैग्नेटिक, एक क्या होते हैं डायामैग्नेटिक होते हैं, और दूसरे होते हैं आपके पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। अब डायामैग्नेटिक क्या होते हैं भाई, ये आपके ऐसे सब्सटेंस होते हैं डायामैग्नेटिक जिनमें सारे के सारे कैसे रहते हैं बेटा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा तो वो कैसा होगा, आपका पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। तो बेसिकली आपके ट्रांजिशन मेटल्स में डी जो सबशेल है, डी सबशेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण इनका जो बिहेवियर है वो कैसा होता है, आपका पैरामैग्नेटिक होता है, और इनका एक अपना मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, जिसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट किया जाता है फॉर्मूले √n+2, और इसकी यूनिट होती है Vm, बोहर मैग्नेटॉन। तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट करने वाला फॉर्मूला है, जहां पर n क्या होता है, बेसिकली n होता है आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो जैसे दे आर वीकली अट्रैक्टेड ऑन एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दैट गेट्स अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं भाई, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और जो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होते हैं, अट्रैक्ट होने लगते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं हम, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। अब होता क्या है कि भाई जब जैसे ही हम इन पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये मैग्नेटाइज होने लगते हैं, ठीक है, और इन द सेम डायरेक्शन बट लूज देयर मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड हटाएंगे, इनका जो मैग्नेटिक नेचर है वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, द एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर हाई। वाई, क्यों? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन आखिर होती क्या है, ठीक है। चलो, तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की अगर अपन बात करते हैं, किसकी बात करें, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है। चलो, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है, तो किसी भी, है ना, किसी भी कंपाउंड के जो सॉलिड है ना, किसी भी कंपाउंड के वन मोल को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन में ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की नीड होती है उसे कहते हैं हम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। मतलब किसी भी आपके क्रिस्टल के वन मोल को, है ना, किसी भी क्रिस्टल के भाई वन मोल को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन में ब्रेक करने के लिए, है ना। फॉर एनी कैसे होते हैं, मान लो कोई भी सब्सटेंस है, किसी भी सब्सटेंस के वन मोल को किसमें, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन, इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयंस में ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की नीड होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन में ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की नीड होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है आपका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। उसे क्या कहा जाता है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन मींस द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस into its constituents ion is known as the enthalpy of atomization। अब ये हाई क्यों होती है, बेसिकली अगर हम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की बात करते हैं, किसकी बात करें हम, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की बात करें तो ये बेसिकली डिपेंड करती है मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ पे, है ना। मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उनको ब्रेक करने के लिए हमें उतनी ज्यादा एनर्जी की नीड पड़ेगी। तो ट्रांजिशन मेटल्स की अगर हम बात करते हैं तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे, उनकी जो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी आपकी, ज्यादा होगी। और मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर ज्यादा होगी तो मतलब उनकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी ज्यादा होगी। क्लियर है। तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी और उतनी ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होगी। क्लियर है। अगर आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी कम होगी। क्लियर है। तो हमारे डी और वाई जो हमारी ट्रांजिशन सीरीज है उनमें डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उनकी जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है वो ज्यादा होती है, क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर आपके मेटालिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देखते हैं।
सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, द ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर मेनी कंपाउंड्स एक्ट एज ए गुड कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट की बात करते हैं। यहाँ पर कैटलिस्ट क्या होते हैं, तो किसी भी कंपाउंड की अगर हम कैटलिस्ट की बात करते हैं तो कैटलिस्ट आपके ऐसे सब्सटेंस होते हैं, कैटलिस्ट आपके ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करते हैं। क्या करते हैं ये, रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करते हैं। कैसे, या तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देंगे या फिर रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। बहुत सारे डी ब्लॉक एलिमेंट है जिनका हम कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं, जैसे वेनेडियम पेंटॉक्साइड, इसका हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज करते हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या होती है, जो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की जो प्रोसेस है उसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहते हैं। जैसे आयरन हो गया एंड मोलिब्डेनम हो गया आपका, इसको किस में यूज करते हैं हम, अमोनिया की जो हैबर प्रोसेस है, अमोनिया फॉर्मेशन की जो हैबर प्रोसेस है उसमें यूज किया जाता है। जो मैंगनीज ऑक्साइड है, बहुत सारी ऑर्गेनिक रिएक्शन में इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। तो ऐसे डी ब्लॉक जो हमारे एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स को कैटलिस्ट की तरह हम यूज करते हैं। अब ये क्यों यूज करते हैं, बेसिकली क्या है, सबसे पहली बात ये है कि पहला रीजन क्या हो सकता है, इसके कई रीजन हो सकते हैं, जिसमें से अगर हम पहले रीजन की बात करें, ठीक है, इसका पहला रीजन क्या हो सकता है, इसका ये रीजन हो सकता है कि पहला रीजन तो हो सकता है इनमें क्या रहते हैं बेटा, वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट रहते हैं। इनमें क्या होता है आपका, वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे क्या करते हैं कि वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होने के कारण ये क्या करते हैं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके आपके इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, है ना। वैकेंट ऑर्बिटल फॉर्मेशन होते हैं तो ये एक्टिव चार्ज दे देते हैं, आपकी दोनों जो रिएक्टिंग स्पीड है उनसे इलेक्ट्रॉन लेंगे और क्या कर लेते हैं, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करते हैं ना, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करते हैं। अब दूसरा रीजन ये, बेसिकली ये आपके सॉलिड स्टेट में होते हैं तो ये अच्छा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं ना, ये क्या करते हैं, प्रोवाइड गुड सरफेस एरिया, प्रोवाइड गुड सरफेस एरिया, ये अच्छा खासा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर देते हैं, जिसके कारण जो आपके जो मॉलिक्यूल्स उनकी सरफेस पे अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब होकर रिएक्ट कर सकते हैं। जैसे आपके बहुत सारे कैटलिस्ट हम सुने होंगे, जैसे हाइड्रोजन ओवर पैलेडियम, हाइड्रोजन ओवर प्लेटिनम या फिर हाइड्रोजन निकल। ये बेसिकली क्या है, ये अच्छा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, जिससे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है ना, इनकी सरफेस पे क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, मतलब इनकी सरफेस पे एक लेयर बना लेते हैं, है ना, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिससे इनका यूज हम किस लिए करते हैं, एज अ कैटलिस्ट की तरह करते हैं। और ये कैसे होते हैं, बेसिकली ये हमारे रिड्यूसिंग रिएजेंट्स रहते हैं, जो कि क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। क्लियर है, तो इसलिए हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं। पहला वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करते हैं, दूसरा ये अच्छा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है, तो आपका हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, तो चलिए देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई क्यूप्रस आयन इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं क्यूप्रस आयन क्या होता है आपका। अगर हम कॉपर की बात करें, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 29, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s1। तो जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3d10, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d9। अब ये अगर हम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाद अगर हम बात करें इनकी, तो 3d10 आपका ये फुलफिल्ड है, मतलब ये आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये क्या है आपका, एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसा है, एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब ये स्टेबल होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में जो क्यूप्रस आयन है, Cu+ आयन, इसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, इसे ही हम कहते हैं क्यूप्रस आयन। ये क्या है आपका, क्यूप्रस है। और ये जो Cu2+ आयन है, इसको कहा जाता है क्यूप्रिक आयन। इसको क्या कहा जाता है, इसको क्यूप्रिक आयन कहा जाता है। ठीक है, लेकिन हम एक्वस सॉल्यूशन में बात करते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन में जो Cu+ आयन है वो आपका अनस्टेबल होता है। वो क्यों होता है, तो उसका रीजन हम समझते हैं। तो जब भी हम किसी भी आयनाइजेशन की बात करते हैं, जब भी हम जैसे Cu+ आपका एक्वस सॉल्यूशन में है, तो जब भी किसी का एक्वस सॉल्यूशन की बात आती है, किसी भी आपके आयन को एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना, तो उसके लिए क्या लगता है, उसके लिए मान लो ये आपका सॉलिड है या गैसियस स्टेट में है, तो जब हम इसको एक्वस स्टेट में करते हैं तो इसके लिए जो एनर्जी रिलीज होती है एक्वस सॉल्यूशन की, उसको क्या कहते हैं हम, हाइड्रेशन एनर्जी। क्या कहते हैं,
हाइड्रेशन एनर्जी। तो जब Cu जो प्लस आयन है, Q प्लस आयन, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी इतनी ज्यादा होती है, ठीक है, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, और इतनी ज्यादा होती है कि ये आपका इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है, इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर को कंपनसेट कर देती है। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर को कंपनसेट कर देती है, मींस इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव कर देती है। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके एक इसमें Cu2+ में कन्वर्ट हो जाता है ना, और Cu2+ में कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए हम कहते हैं कि जो एक्वस सॉल्यूशन में है ना, ये आपका Q+ आयन स्टेबल नहीं होता, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका Cu2+ में, साथ में ये कॉपर में भी रिड्यूस हो जाता है। तो जब भी कोई आपका आयन या एलिमेंट या कोई भी कंपाउंड उसका ऑक्सीडेशन ही हो रहा हो या फिर उसका रिडक्शन हो रहा, तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब ये जो Q+ आयन है वो एक्वस सॉल्यूशन में किस में कन्वर्ट होगा, ये आपका Cu2+ बना लेगा, मतलब क्यूप्रिक आयन बना लेगा, और कॉपर में आपका रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है? तो आपका जो हमारा Q+ आयन है वो आपका एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबल क्यों नहीं होता, क्योंकि इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो इतनी ज्यादा होती है कि ये इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी को कंपनसेट कर देती है, जिससे इसमें एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव हो जाने लगता है, और ये Cu2+ में ऑक्सीडाइज हो जाता है, और साथ ही किसमें रिड्यूस होता है, ये रिड्यूस होता है आपका कॉपर में। और जब किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही साथ हो तो वो क्या होता है, उस रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। मतलब एक्वस सॉल्यूशन में आपका जो Q+ आयन है ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में जाता है। कौन सी रिएक्शन आपकी, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, क्लियर? चलो क्लियर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांजिशन मेटल्स फ्रॉम कलर्ड आयंस। ये जो क्वेश्चन है हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था, जिसमें हम पढ़ रहे थे जब ट्रांजिशन मेटल्स हमारे कलर कंपाउंड क्यों बनाते हैं, ऐसा कौन सा फिनोमिना होता है। तो चलिए देखते हैं कि जो ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड है वो कलर्ड आयन का फॉर्मेशन क्यों करते हैं। तो पहले देखते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो लोअर एनर्जी लेवल में रहता है d ऑर्बिटल में, जब वो हायर एनर्जी d ऑर्बिटल में जाता है, कैसे, तो जो एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन कोरस्पॉन्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्सॉर्ब। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन आपका लोअर एनर्जी लेवल से किस में जा रहा है, ये जंप करके आपका जा रहा है हायर एनर्जी लेवल में, तो वो क्या करेगा, किसी भी जो फ्रीक्वेंसी की लाइट है उसको, जो रेडिएशन है उसको क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा। क्लियर है? और जो फ्रीक्वेंसी है बेसिकली किस में लाई करती है, फ्रीक्वेंसी लाई करती है आपकी विजिबल रीजन। विजिबल रीजन मतलब समझ रहे हैं, जो व्हाइट लाइट का फ्रीक्वेंसी विजिबल मतलब आपकी जो विजिबल कलर्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी के रीजन में ये लाई करती है। ठीक है, द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ इनकम्प्लीट d ऑर्बिटल। तो आपके ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड में इनकम्प्लीट ऑर्बिटल रहते हैं। इनकम्प्लीट ऑर्बिटल मींस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो उनका एक्साइटेशन होगा हायर एनर्जी लेवल में, जिसके कारण वो आपका जो लाइट है उसको एब्सॉर्ब करेंगे, और उस लाइट की फ्रीक्वेंसी किस रीजन की रहेगी, उस लाइट की फ्रीक्वेंसी रहेगी आपकी विजिबल रीजन की, और विजिबल रीजन की जिस कलर की लाइट को वो एब्सॉर्ब करेंगे आपका उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर का जो हमारा आयन हमें दिखाई देगा। तो बेसिकली ये जो फिनोमिना होता है इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जिसको हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। अब ये क्या होता है, एब्सॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट एंड हेंस कलर्ड नेचर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल cation is due to the promotion of one more unpaired electron of d electron from lower energy to higher level within the same d subshell, or this promotion requires small amount of energy available in the visible light. ठीक है, स्कैंडियम 3+, टाइटेनियम, कॉपर एंड जिंक 2+ are either entirely empty or entirely filled 3d ऑर्बिटल, इसलिए इनको ये कलर शो नहीं करते। तो कलर शो हमेशा कब शो करेगा, कोई भी कंपाउंड कलर कंपाउंड तब होगा जब उसका d जो ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल मतलब d ऑर्बिटल या d सबशेल में आपके कैसे होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या फिर कैसे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए उनमें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उनके प्रेजेंट होंगे, तभी वो कलर कंपाउंड का शो करेंगे। और किस फिनोमिना से करते हैं, डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन में क्या होता है, आपका सेम डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है, जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था। लोअर एनर्जी लेवल जैसे कौन सा आपका T2G, और हायर एनर्जी लेवल किसमें आपका Eg, किस केस में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में। ठीक है,
क्लियर है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन एक आपका फिनोमेना है जो कि जो लेंथेनाइड है उनके एटॉमिक साइज पे डिपेंड करता है। लेंथेनाइड आयंस है उनके साइज पे डिपेंड करता है। तो होता क्या है, ये आपका लेंथेनाइड सीरीज है। लेंथेनाइड सीरीज मतलब सबसे पहले सीरियम, ट्रेसोडाइयम, नियोडाइमियम, परमेथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलियम, टर्बियम, हेप्सोवाइनियम, होलोनियम, एरियम, टर्बियम और इट्रिबियम और ल्यूटेटियम। ठीक है, ये हमारे क्या है आपके लेंथेनाइड एलिमेंट्स हैं। तो जब हम लेंथेनाइड सीरीज में यहां से लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि जो न्यूक्लियर चार्ज वो इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज क्या होने लगता है आपका, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने के साथ साथ होता क्या है कि जो 4f इलेक्ट्रॉन, जो 4f ऑर्बिटल है, ठीक है, क्या है 4f ऑर्बिटल का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करें हम, 4f ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, बहुत ही लो होता है। तो 4f इलेक्ट्रॉन का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत लो होगा तो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये 4f शेल और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है। तो जिससे क्या होगा, ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर लगता है और ये न्यूक्लियस की ओर खिंचे हुए आने लगते हैं, है ना। तो न्यूक्लियस से इनकी डिस्टेंस कम होने लगती है जिससे एटॉमिक साइज भी क्या होता है, कम होने लगता है। तो जब हम लेंथेनाइड सीरीज में यहां से जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो जो इनके जो एटॉमिक साइजेस हैं बहुत ज्यादा डिक्रीज होने लगते हैं। ठीक है, और इस डिक्रीज को ही क्या कहा जाता है, इस डिक्रीज को ही कहा जाता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसको क्या कहा जाता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है इस डिक्रीज को। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, बेसिकली जो लेंथेनाइड एलिमेंट्स हैं हमारे उनके जो एटॉमिक साइज का डिक्रीज ही आपका लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। अब ये डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि 4f में इलेक्ट्रॉन जाते जाते हैं यहाँ पर, जैसे हम सीरीज में जाएंगे 4f में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे और 4f ऑर्बिटल का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है बहुत कम होता है, जिसके कारण जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है उन पर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा और न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने के कारण उनके जो एटॉमिक साइजेस है वो डिक्रीज होने लगेंगे। क्लियर है। तो बेसिकली यही हमारा है क्या है कि as we move in a lengthenoid series atomic number gradually increases by 1, we can say that number of proton increases, addition of electron to the same cell increases, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर हमारा बढ़ेगा तो क्या होगा, देखो 4f ऑर्बिटल क्या है, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट रहता, ड्यू टू विच द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अपॉन द आउटर इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीजेस। मीन जो 4f का जो शील्डिंग इफेक्ट पुअर रहता है जिससे आउटर इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। Therefore, the size of lanthanide steadily decreases with the increase in the atomic number, और इसी फिनोमेना को कहा जाता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 Chromium 3+ is strongly reducing while Mn3+ is oxidizing agent Y। ठीक है, देखते हैं। तो रिड्यूसिंग रिएजेंट मतलब क्या है, हमने पिछली क्लास में देखा था। रिड्यूसिंग रिएजेंट वो होते हैं, रिड्यूसिंग रिएजेंट वो होते हैं जो कि दूसरों को रिड्यूस करते हैं और खुद क्या होते हैं, सेल्फ क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज्ड सेल्फ। ठीक है, और आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं हमारे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो कि दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस सेल्फ, खुद को क्या करते हैं कि रिड्यूस करते हैं। तो अगर हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि भाई आपका Cr3+ रिड्यूसिंग रिएजेंट क्यों है। रिड्यूसिंग रिएजेंट मतलब क्या होता है, आपका जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद क्या हो, ऑक्सीडाइज हो। तो Cr अगर हम 2+ की बात करते हैं और Cr3+ की बात करें, ठीक है, तो Cr2+ में होता क्या है एक्चुअल में कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 3d4 4s में 0। क्लियर है। और Cr3 इसमें क्या होता है, 3d3 4s 0। तो Cr+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर हम बात करते हैं तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या, ये देखो D में 3 इलेक्ट्रॉन है। D में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। तो D ऑर्बिटल में आपके 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि इसका जो T2g वाले ऑर्बिटल है, ये T2g क्या है, इनका हाफ फिल्ड है। ये T2g क्या है, आपका हाफ फिल्ड है। तो इसकी वजह से ये क्या होता है, बेसिकली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो करता है, इसलिए हमारा रिड्यूसिंग होता है। और जबकि ये
Mn3 प्लस ऑक्सीडाइजिंग होगा, मतलब ऑक्सीडाइजिंग ये खुद क्या होगा, ये होगा रिड्यूस। अब ये किस में रिड्यूस होता है, ये आपका रिड्यूस होता है Mn2 प्लस में। अब ये रिड्यूस होने की टेंडेंसी इसकी ज्यादा क्यों होती है, अगर हम इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी की बात करेंगे तो Mn+2 में, जैसे Mn+3 में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 3d4, लेकिन Mn+2 में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d5 होता है। 3d5 मतलब ये हाफ फिल्ड है, मतलब कैसा है आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए इसकी ज्यादा टेंडेंसी होती है कि ये रिड्यूस होकर Mn+2 में आ जाए, क्योंकि Mn+2 में कैसा रहेगा आपका स्टेबल रहेगा, क्योंकि इसके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्लियर है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं बेसिकली, तो जब हम इन ट्रांजिशन मेटल्स की बात करते हैं तो इनका मेटेलिक टाइप का एक स्ट्रक्चर रहता है। मेटेलिक टाइप के स्ट्रक्चर में होता क्या है, तो ये आपका, अगर हम कोई भी एक ट्रांजिशन मेटल को सपोज करें, ये आपका ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है। ये ट्रांजिशन मेटल का क्रिस्टल लेटिस है, और क्रिस्टल लेटिस में, ट्रांजिशन मेटल के क्रिस्टल लेटिस में इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम है वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो एटम्स हैं वो कुछ इस तरीके से आपके प्रेजेंट रहते हैं। इनका अरेंजमेंट क्या होता है, ऐसे। इनका जो क्रिस्टल लेटिस है उनका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो जब इनके क्रिस्टल लेटिस में अरेंजमेंट की हम बात करते हैं तो इनमें अरेंजमेंट में अगर हम देखें तो इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम है उनके बीच कुछ स्मॉल ये बैक एंड ऐसा स्पेस खाली रह जाता है, जैसे ये आपका दिखाई दे रहा होगा ना, ये क्या है, यहाँ पर ये बैक एंड स्पेस होता है। और ये बैक एंड स्पेस इतना होता है इसमें जो छोटे स्मॉल आपके एटम्स है, स्मॉल एटम जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये इजिली आपका ऑक्यूपाई कर सकते हैं इस स्पेस को। तो इस बैक एंड स्पेस में हमारे क्या आ जाते हैं, इस बैक एंड स्पेस में हमारे जो स्मॉल एटम्स हैं वो इजीली आ सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, आपकी बैक एंड साइड्स हैं। ये क्या है, बेसिकली आपकी बैक एंड साइड्स हैं। तो इन बैक एंड साइड्स में आपके स्मॉल एटम्स इजीली ट्रैप्ड हो सकते हैं, और इन्हीं कंपाउंड को क्या कहा जाता है, और इन्हीं कंपाउंड को इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहा जाता है। मींस आपका ये जो मेन कंपाउंड है उस कंपाउंड में कुछ आपके स्मॉल एटम्स, उसकी बैक एंड क्रिस्टल लैटिस की जो बैक एंड साइट है उसमें आपके स्पेस ऑक्यूपाई कर चुके हैं, और इनसे क्या फॉर्मेशन होता है, इनसे इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। और ये टेंडेंसी किसमें होती है, ये टेंडेंसी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स है उनमें ये टेंडेंसी होती है। क्लियर है। सेम अगर हम देख सकते हैं कि क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट इन कॉम्बिनेशन विद स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा lead to the formation of interstitial compound are non-stoichiometric ratios in composition। जैसे एग्जांपल देखो TiH 1.39, ठीक है, आपका वेनेडियम, हाइड्रोजन 0.54, ठीक है। तो ये कैसे है, ये आपके जो हमारे इंटरस्टिशियल कंपाउंड है उनके कुछ एग्जांपल्स हैं। क्लियर है। तो आई होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और इसके साथ ही जो भी आपके इस कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वो अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को और भी अच्छा कर सकें। और हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हम इस चैप्टर के अभी और भी हमारे जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है उनकी वीडियोस भी आने वाली है, और साथ में अदर्स चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। साथ में बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको जो वीडियो का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल सके, और आप अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को और भी अच्छा कर सकें। थैंक यू।